नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो NIMS स्टूडेंट्स के लिए है और जो 12वीं क्लास में हैं और उनका सब्जेक्ट है हिंदी, कोड 301। दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर 7 साटोतरी कविता के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में दो कवि हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और दुष्यंत कुमार। इस वीडियो में हम इन्हीं की दो कविताओं का खूबसूरत अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है साटोतरी कविता। साटोतरी कविता का आरंभ लगभग 1960 के बाद हुआ। इस युग के जो कवि थे, इस युग के कवियों ने अपनी कविता में असंतोष, अस्वीकृति, विद्रोह को लिखना शुरू कर दिया। नई कविता में ये थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था, लेकिन साटोतरी कविता के जो कवि हैं, इन्होंने इस चीज को थोड़ा आगे और बढ़ावा करके लिखना शुरू कर दिया। इस युग के जो कवि थे, इनमें विद्रोह और आक्रोश उनकी लेखनी में उतर आया। और इस युग के जो कवि थे, इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट भी अपनी कविता में लिखना शुरू कर दिया, वो है गजल का प्रयोग। उन्होंने कविताएं इस तरीके से लिखी जैसे उर्दू में गजल लिखी जाती है। तो आइए साटोतरी कविता के दो कवि दुष्यंत कुमार और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की लिखी गई कविता का अध्ययन करते हैं। आइए इस पाठ के अब पहले भाग की तरफ पढ़ते हैं, जिसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने एक खूबसूरत कविता लिखी है, भेड़िया। वह भेड़ियों के माध्यम से जीवन का एक संदेश देना चाहते हैं, जो इस प्रकार है। कविता के पहले भाग में कवि भेड़िए के बारे में वर्णन करता है। भेड़िया उस वर्ग का प्रतीक है जो अपनी हिंसा, क्रूरता और लालच से व्यापक जन समुदाय को डराकर उनके अधिकारों को छीन लेता है। यह कविता सामान्य जन को भेड़िए जैसे हिंसक, क्रूर, लालची लोगों से लड़ने के लिए साहस का काम करती है। यहाँ कवि मशाल जलाने की बात करता है। आप सभी जानते होंगे कि इंसान ने सदियों पहले ही आग जलाना सीख लिया था, लेकिन पशु पक्षी आज भी आग जलाना नहीं जानते, बल्कि वह आग से डरते हैं। इसलिए हिंसक भेड़िए के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हमें मशाल जलानी होगी। यहाँ भेड़िया शब्द एक प्रतीक है ऐसे लोगों का जो गरीब, अत्याचार लोगों को समय समय पर दबाता रहता है और उनके अधिकारों को छीनकर उन पर राजपाट करता है। यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग है जो इस अन्याय, अत्याचारों को सदियों से सहता आ रहा है और आज के समय में भी सह रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ हमें संगठित, एकजुट होना पड़ेगा। यहाँ कवि कहता है कि भेड़ियों को भगाने के लिए हाथों में मशाल लेनी होगी और उसमें आग होगी और उस आग से डरकर भेड़िया भाग जाएगा। यहाँ पर कवि मशाल की जो आग है, उसमें उसके माध्यम से वो कहना चाहता है कि यह जो आग है हर जनमानस के अंदर होनी चाहिए, दहकनी चाहिए। अन्याय के खिलाफ, दमन के खिलाफ, शोषण के विरुद्ध लड़ने के लिए यह आग हर मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। आगे कवि कहता है कि इस भेड़िए को अपने आसपास से भगाने के लिए एक नहीं, करोड़ों मशाल की जरूरत है। जब भेड़िया करोड़ों मशालों को अपनी ओर आता देखेगा तो वह डरेगा, भागेगा। कवि यहाँ कहना चाहता है कि जो अत्याचार करने वाला वर्ग है, भेड़िए जैसे इंसान है, जब वो देखेंगे कि एक नहीं बल्कि करोड़ों लोग उस अन्याय को नहीं सह रहे और उस अन्याय से डरने, उसको दबाने के लिए एकजुट हो गए हैं, और जो शासक वर्ग है, भेड़िया वर्ग है, उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह शासक वर्ग समाप्त हो जाएगा। भेड़िए जैसे लोग मर जाएंगे। अगर आप भेड़िए को अपने आसपास से दूर भगा देते हैं तो ये भेड़िए एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां इनको खाने के लिए कुछ नहीं है। ये भूख के कारण आपस में ही एक दूसरे को नोच नोच कर खा जाते हैं और हमें भेड़िए से मुक्ति मिल जाती है। ठीक यही हमें
जो भेड़िए जैसे इंसान हैं उनके खिलाफ करना पड़ेगा। करोड़ों हाथों में मसाल लेनी पड़ेगी और इन्हें अपने एरिया से दूर खदेड़ कर ऐसी जगह छोड़ना पड़ेगा जहां ये आपस में एक दूसरे से लड़कर मर जाएं। यहाँ कवि कहना चाहता है कि ऐसा हमें एक बार नहीं, हमें बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि समाज में भेड़िए जैसे लोग एक बार नहीं बार बार आते रहेंगे और हमें इनका सामना हर बार करोड़ों मसालों के साथ करना होगा। यहाँ कवि सभी जनमानस से एक बात कहना चाहते हैं कि भेड़िए से भागना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि उसे भगाना समस्या का समाधान है। पाठ के अगले पाठ में दुष्यंत कुमार जी ने एक खूबसूरत गजल लिखी है। इस गजल को समझने से पहले इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। आज है दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। यह गजल 5 भागों में लिखी गई है। इसके पहले भाग को एक बार फिर से पढ़ते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इसमें कवि दुष्यंत ये कहना चाहते हैं कि इंसान की पीड़ा, कष्ट, तकलीफ इतनी बड़ी हो गई हैं कि कवि को वो ऊंचे पर्वत हिमालय जैसी दिखती हैं। कवि कहता है कि इनको खत्म करना बहुत जरूरी हो गया है। जैसे हिमालय पर्वत से गंगा नदी निकलती है और सबको नया जीवन देकर सबको खुशहाल बनाती हैं, उसी प्रकार ये पर्वत रूपी इंसान की समस्याओं का हल निकलना चाहिए। यहाँ कवि कहता है कि हमें अपनी समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इन समस्याओं के बीच में से ही इनका समाधान निकालना चाहिए। जिस प्रकार हिमालय पर्वत से गंगा नदी निकलती है। आइए इसके दूसरे भाग का सस्वर वाचन करते हैं। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। यहाँ कवि गजल के दूसरे पार्ट में यह कहना चाहता है कि हमारे समाज की व्यवस्था में बहुत सी ऐसी दीवारें हैं जो हमारे आपसी मेल मिलाप और सुख के बीच बाधा बनती हैं। इन दीवारों की वजह से हम एक दूसरे का सुख देख नहीं पाते। ये दीवारें हैं भाषा की, जाति की, धर्म की, रंग की, अमीरी गरीबी की। कवि ने यहाँ दीवार शब्द को बहुत खूबसूरत ढंग से प्रयोग किया है। आज के समय में अन्याय, शोषण, अत्याचार और असमानता की दीवारें थोड़ी कमजोर पड़ी हैं। इसलिए कवि इन दीवारों को थोड़ा हिलता झुलता देखता है। यहाँ कवि कहता है कि दीवार हिलने से कुछ नहीं होगा, दीवार की नींव हिलनी चाहिए। जिस प्रकार दीवार पर टके पर्दे भी हिलकर भी वहीं रहते हैं, ठीक वैसे ही समस्याएं थोड़ी सी हल होती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वहीं पहले की जैसी हो जाती हैं। इसलिए इन समस्या रूपी दीवारों का बुनियाद ही हिलाकर उनका जड़ से समाधान निकालना चाहिए। हमें इन समस्याओं को बुनियाद से ही हिलाकर इनको खत्म कर देना चाहिए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कवि इस बुनियाद परिवर्तन के लिए सभी लोगों को आगे बढ़कर संघर्ष के लिए प्रेरित कर रहा है।
अर्थात समाज में शोषण, अन्याय और अत्याचार की जो बुनियादी सदियों से बनी हुई हैं, उन्हें जड़ से मिटा देने का आह्वान कर रहा है। आइए इस गजल के तीसरे पाठ का सस्वर वाचन करते हैं। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। गजल के इस पाठ में कवि समाज के हर वर्ग को जागृत करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ कवि कहना चाहता है कि देश का विकास एक हिस्से तक ही पहुंचा है। यहाँ कवि कह रहा है कि यह विकास सड़क, गली, नगर, हर गांव तक पहुंचना चाहिए और लोगों में परिवर्तन होना चाहिए। विकास की यह धारा सदियों से पीड़ा झेल रहे दलित, शोषित समाज, हर जगह विकास की धारा पहुंचनी चाहिए। ये लोग अपनी दुख पीड़ा को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान चुके हैं। यहाँ कवि ऐसे जन समूह को हर गली, हर नगर, हर गांव में अपने मौलिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। इस समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो विकास की धारा में बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत निष्क्रिय हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हो गए हैं। कवि यहाँ उन्हें कहता है कि अपने हक के लिए विरोध की बात करनी चाहिए। उन्हें अपना हाथ लहराकर अपनी उपस्थिति का एहसास देना चाहिए। ऐसे लोगों का कोई वर्ग उनका दमन, शोषण ना करे, इसलिए उनको अपनी उपस्थिति का एहसास जरूर करना चाहिए और अपने हक के लिए, अधिकारों के लिए जरूर लड़ना चाहिए। आइए इस गजल के चौथे भाग का सस्वर वाचन करते हैं, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कवि समाज की वर्तमान स्थिति से खुश नहीं है, वह इसको बदलना चाहता है और बदलने के लिए वह हंगामे को एक जरूरी शर्त तो मानता है, लेकिन यह हंगामा सकारात्मक परिवर्तन के लिए होना चाहिए, न कि दिखावे के लिए। यहाँ कवि का ध्यान समाज की दशा को वास्तविक रूप से बदलने और लोगों के जीवन में समानता, एकता, भाईचारा लाने पर है। वह अन्याय और असमानता के शिकार लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना चाहता है। सूरत बदलने से कवि का आशय है कि समाज और उसका स्वरूप बदलना चाहिए। आइए इस गजल के अंतिम भाग का सस्वर वाचन करते हैं। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। यहाँ कवि समाज में क्रांतिकारी बदलाव की बात करता है। समाज को बदलने के लिए विद्रोह की आग किसी न किसी के भीतर जलती रहनी चाहिए। यहाँ आग का अभिप्राय विद्रोह की भावना का प्रतीक है। समाज को बदलने की आग उसके सीने में नहीं, बल्कि समाज के किसी न किसी व्यक्ति के सीने में जरूर होनी चाहिए। हम सब बहुत अन्याय सह चुके, अब हमें अपने अधिकारों के समक्ष खड़ा होना पड़ेगा। अब हमें क्रांतिकारी विचारों का अपने अंदर समावेश करना होगा। समाज को बदलने का विचार मेरे अंदर नहीं या किसी और के अंदर, लेकिन यह विचार समाज में कहीं ना कहीं जरूर होना चाहिए। समाज में एक समस्या खत्म हुई तो दूसरी समस्या मुंह फैलाए खड़ी हो जाती हैं। इसलिए इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए संघर्ष की ऊर्जा सदैव किसी न किसी के अंदर सदैव बनी होनी चाहिए। भेड़िए कविता के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का अध्ययन कर लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं।
इनमें एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, कविता में भेड़िया किसका प्रतीक है, इसको स्पष्ट कीजिए। एक और क्वेश्चन आ सकता है, आपकी दृष्टि में भेड़ियों को भगाना क्यों जरूरी है, व्याख्या कीजिए। एक और क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, अपने परिवेश से एक उदाहरण देते हुए लिखिए कि सामूहिक चेतना के विकास में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। ये दुष्यंत कुमार की गजल में से उन क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, दुष्यंत कुमार ने पीर को पर्वत के समान क्यों कहा है। एक और क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, गजल के माध्यम से कवि किस प्रकार का परिवर्तन करना चाहता है, व्याख्या कीजिए। एक और क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, गजल के संदर्भ में लहास का आशय क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। यदि आप इन वर्णनात्मक क्वेश्चनों का अध्ययन कर लेते हैं तो आप इस चैप्टर में पारंगत हो जाते हैं।